नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का 5वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 52 से आगे। नायिका जा रही है और जाते जाते उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है। नायिका ने दयादी की बताकर जो ऑटोग्राफ बुक दी थी वह भी तो लौटानी है। उसमें कुछ लिखना है। अब तो क्या लिखा जा सकेगा। कल जाने की बात थी, आज ही जा रहे हैं। शाश्वत दुखद सत्य, कल के जाने वाले अक्सर आज ही चले जाते हैं और इसीलिए कल पर छोड़े हुए कुछ जरूरी काम धरे रह जाते हैं। ऐसा सोच रहा है नायक। जरूरी काम, मिसाल के लिए विधिवत विदा लेना, मिसाल के लिए वह ऑटोग्राफ बुक लौटाना, मिसाल के लिए सीधे नायिका से ही कह देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बब्बन जाने कहे कि नहीं। नायक सोचता है कि ये सभी काम मिला दिए जा सकते हैं और आज ही हो सकते हैं। वह ऑटोग्राफ बुक लाता है कि उसके एक पृष्ठ पर लिख दे, विदा लेकिन अलविदा नहीं मेरे प्यार। वह ऑटोग्राफ बुक उलट पलट कर देखता है। यह तो दया की ही है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत ने हस्ताक्षर करते हुए जो पंक्ति लिखी है उसमें हिमानी शब्द आया है। नहीं, वह इसमें विदाई और प्यार का संदेश नहीं लिख सकता। वह इसी में एक पर्ची अलग से रख कर दे देगा। लेकिन कहीं वह कर्नल साहब के हाथ पड़ गई तो संदेश निरापद होना चाहिए। नायक एक पर्ची ऑटोग्राफ बुक में से अलग करता है और उस पर लिखता है, जिलेम्बू मार गांठ। इस पर्ची को ऑटोग्राफ बुक में आड़ा डालकर अब वह नायिका की खोज में निकलता है। वह उसे घर में या बाहर कहीं दिखती नहीं। कल की जाने वाली आज ही चली गई। यह पंक्ति उसके दिमाग में घूमती चली जा रही है। क्यों, वह अपने से पूछता है। और तब उसे याद आता है कि कुमाऊनी प्रेम गाथा राजुला मालूशाही में ऐसी एक पंक्ति है, भूल की जानिया आज जय नहीं गे छो। नायक यह पंक्ति गुनगुनाता हुआ उन सीढ़ियों की ओर जाता है जिनमें नायिका से पहली बातचीत हुई थी। एक रोमानी सा विचार उठा है उसके मन में कि शायद नायिका इन सीढ़ियों से विदा लेने गई हो, लेकिन सीढ़ियों पर उसे चोंच से पंख संवारने में व्यस्त भीगा भागा सा एक पहाड़ी कौवा ही नजर आता है। अब नायक बंगले के पीछे से रसोई घर की ओर लौटता है कि कहीं वह वहीं तो नहीं खड़ी है जहां खड़े होकर उसने नायक पर प्रथम दृष्टिपात किया था। नायक सिसोड़ उर्फ बिच्छू घास से बचते बचाते आगे बढ़ रहा है और धीमे धीमे दर्द भरी आवाज में गा रहा है, बोल की जड़िया आज नहीं गे छो। तभी कहीं से धीमी सी पुकार आती है, मालू है। नायक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। पहला सवाल, किसी ने मालू कहा है या कि भालू? दूसरा सवाल, अगर मालू ही कहा है यानी प्रणय गाथा के नायक के नाम से संबोधित किया है, तो क्या संबोधन करने वाली लड़की अपने को इस मालू की राजुला मानकर ऐसा कह रही है या कि यह भी एक प्रीतिकर व्यंग है नायक की प्रीति प्रताड़ित मन स्थिति पर? या कि वाद से यथार्थवाद की ओर लौटकर नायक पाता है कि जिस ठौर में ठिठक कर खड़ा हुआ हूं उस ठौर गुसलखाने से निकली एक नाली है। पीछे सिसोड़ की बड़ी सी झाड़ी है, सामने गुसलखाने की अधखुली खिड़की, उसके धूल सने कांच और इनके बीच एक चेहरे का आभास मात्र। कोई नल जोर से खोल देता है। बाल्टी में भरता पानी आवाज करता है। एक क्षण को वह कोई भीतर की रोशनी जलाता और गुल कर देता है। एक चौंधिया एक क्षण नायक चकित देखता है इस कुहरीली सुबह कुनमुने पानी से काग स्नान कर अभी आधी अधूरी ही तैयार हुई नायिका को। अभी पहने जाते ब्लाउज पर पड़े टलकम के उन छींटों को कुछ इस आसक्ति से देखा है नायक ने
कुछ इस आश्वासन से मन में संजोया है नायक ने कि वह अपने से कह सक रहा है कि आजीवन कहीं न कहीं, कभी न कभी यही सद्य स्नात रूप राशि इसी तरह क्षण भर को दमकती रहेगी और बड़ी देर तक उसकी पोर पोर से बनी रहेगी एक चौंध, एक चुलबुलाती लालसा टेलीकॉम के छींटों को अपने होठों से पोंछ देने की। खिड़की से नायिका फुसफुसाती है, मुझे ठुलदा ले जा रहे हैं बरेली, वहीं से अपने साथ अल्मोड़ा ले जाएगा। वह अंधेर रिसा रहा। मैंने उससे और ईजा से सबसे यही कहा है कि मैं दयादी के बारे में बात कर रही थी। कोई तुझसे पूछे तो यही कहना, दयादी की बात चलाए तो मना मत करना, ये बहुत अच्छी है। मैं बुद्धू ही नहीं, बेकार भी ठहरी, घोड़े की जीन तो नहीं ठहरी। अच्छा, टाटा, फिर मिलेंगे। हॉर्न दीजिए। नायिका खिड़की बंद करना चाहती है लेकिन नायक उस गदोली को थाम लेता है जो अभी अभी विलायती विदा में लहराई थी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, तुम्हारी भी नहीं, किंचित आलंकारिक होकर वह कहता है। मैं बरेली आऊंगा। नायिका अति नाटकीय घबराहट से उसे बरसती है। बब्बा हो, बरेली झनाना। झन मतलब मत। बब्बा हो, बरेली झनाना। तो अल्मोड़ा हूं, कहीं तो हमें फैसला करना होगा। नायक अब उस गदोली को दोनों हथेलियों में कसकर थाम लेता है। क्या फैसला? कि जिसे दया ना चाहिए हो उसे हम दोनों मिलकर क्या दे सकते हैं? तेरी बातें हम बुद्धों की समझ में कहां आने वाली ठहरी। समझाने के लिए ही तो मिलना चाहता हूं, अल्मोड़ा हूं। नायिका कोई उत्तर नहीं देती। वह अपनी गदोली छुड़ाना चाहती है। भीतर कर्नल साहब अपनी बहन को पुकार रहे हैं। जहां खड़ा होना निरापद नहीं है, लेकिन आमतौर से दब्बू और डरपोक डीडी यहां नायक की भूमिका में गदोली कसकर थामे रहता है। और लो, हद हो गई। उसे अपने होठों से छुलाकर बारंबार एन फ्रांसीसी अंदाज में कहता जा रहा है, खोटी फ्रांसीसी में, जिलेम्बू जिलेम्बू जिलेम्बू। उसी लयताल में नायिका कहती जा रही है, बस हो गया, अब छोड़ दे। लेकिन अब स्वयं गदोली छुड़ाने की कोशिश नहीं करती। कोई गुसल खाने का दरवाजा भड़बड़ा रहा है। बस समझ गई मौसियों, तू मौशेरी, नायिका कहती है और झटके से अपनी गदोली छुड़ाकर खिड़की बंद कर देती है। ये झटके नायक को असंतुलित कर जाते हैं। धाराशायी तो नहीं होता वह, लेकिन धप से सिसूड़ की झाड़ पर बैठ जाने को बाध्य जरूर हो जाता है। अब उसका सर्वस्व दंशित है। सारे तन में खुजली धधक रही है और मन में भी। नायिका ने जिलेम्बू वाले ही गाने से मौसियों तू मौशेरी मतलब श्रीमान तू मेरा प्रीतम वाला टुकड़ा दोहराया है, तो महज इसलिए कि वह उसके प्रेम का कुछ और मजाक उड़ाना चाहती थी, या कि इसलिए कि वह कहना चाहती थी मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और ये ऑटोग्राफ बुक तो जेब में रह गई। लेकिन वह बंगले के पिछवाड़े से सामने तब तक नहीं जा सकता जब तक बदन में उठती इस जलन को बिना सिसकारे बर्दाश्त करने में समर्थ न हो जाए। नायिका, दयादी और कर्नल साहब जा चुके हैं। डीडी को उम्मीद है कि अगर वह अब भी तेजी से जाए तो उन्हें डांड बस स्टैंड पर पकड़ सकता है। वह बहाना करता है, मैं मामी के यहाँ जा रहा हूं, कथा तक आ जाऊंगा। बबली दी कहती है, भाऊ जहां जाता है जा, इतनी बिनती हमारी मानना, बस स्टैंड झन जाना। झन मतलब मत। बस स्टैंड झन जाना। बदहवास बेतरह हाफता नायक बस स्टैंड डांड पहुंचता है। बेबी और कर्नल साहब कहीं बाहर नहीं दिख रहे हैं। किसी बस में होंगे। किस बस में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, किसी में नहीं। बसें छूट रही हैं। क्या वह चली गई, कल की जाने वाली? और तब डांड को छोड़ती एक बस की आगे वाली खिड़की से एक चेहरा थोड़ा सा घूमता है। एक उठी गदोली हिलने का आभास मात्र देकर टाटा कहती है, बेबी। नायक चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ता है उस गदोली की ओर।
जो ना न्योत रही है, न नाना मत आना कह रही है, जो केवल एक चरम विवशता व्यक्त कर रही है। बेबी, तुम्हारी ऑटोग्राफ बुक। नायक खिड़की तक पहुंच चुका है। वह ऑटोग्राफ बुक देने के लिए हाथ बढ़ाता है। ड्राइवर इस तमाशे की ओर देखते देखते दूसरा गियर डालता है। एक और चेहरा, घृणा और क्रोध से तमतमाया एक फौजी चेहरा, उसी खिड़की से बाहर निकलता है। वह ऑटोग्राफ बुक पकड़कर फेंक देता है और नायक पर थूक देता है अंग्रेजी के दो शब्द, ब्लडी बास्टर्ड। नायक असंतुलित होकर गिर पड़ता है। गाड़ी दूसरा गियर पकड़कर डाक खाने की बगल से मुड़ जाती है। ओझल हो जाता है आंखों से वह एक चेहरा जो उस खिड़की के लिए फौजी चेहरे से लड़ रहा है। बीच चौराहे पर नायक गिरा पड़ा है। उसके घुटने छिल गए हैं, हथेलियां भी। चश्मे की एक डंडी मुड़ गई है, एक कांच टूट गया है। ऑटोग्राफ बुक दूर पड़ी हुई है और उसमें दबाकर आड़ी रखी गई एक पर्ची ताल की ओर उड़ती जा रही है। अच्छा है कि चश्मा टूट गया है और वह उस भीड़ को नहीं देख पा रहा है ठीक से, जो देख रही है एक धूल धूसरित छैला को, जो हंस रही है, तीखी टीका टिप्पणी कर रही है। सुनते हुए ही इतना संकोच हो रहा है, देख पाता तो जाने क्या होता। किसी भावनात्मक विस्फोट ने सब कुछ तितर बितर कर दिया है, ऐसी प्रतीति होती है डीडी को। टूटा चश्मा और ऑटोग्राफ बुक उठाते हुए उसे लगता है मानो अपना ही मलबा उठा रहा हो। चश्मा और ऑटोग्राफ बुक डीडी हिप पॉकेट में रखता है, पतलून और पुलोवर झाड़ता है और उस पर्ची की खोज में बढ़ता है जो ताल की तरफ उड़ गई थी। एक तमाशाई जोर से कहता है, गलत जो थोड़ी कहे जा रहे थे। मोहब्बत के मारों का यही अंजाम होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है। गलत क्या कहेंगे डियर, उनने भी तो यही सब किया देखा ठहरा। दूसरा कहता है। नायक वहां पहुंच गया है जहां नावें बांधी जाती हैं। यहीं पड़ी है वह पर्ची, गीली हो गई है, अक्षर फैल गए हैं। वह पर्ची उठाता है, पुलोवर की बाह को ब्लॉटिंग पेपर का दर्जा देता है और फिर पर्ची अपनी जेब में डाल देता है। उसी तमाशाई की आवाज आती है, लागी रो लगन टूटे न तार, हाय रे इश्क, हाय रे प्यार। नाव वाले चिल्ला रहे हैं, बाप साहब बोट से, मलताल बोट से। डीडी एक नाव पर जा बैठता है। नाव को धकियाते बोटमैन से तमाशाई कहता है, ध्यान धरना ओ धनराम, इस मजनू का हाल में फाल मार देगा मेरे यार, तो हत्या लगेगी तुझे। नाव से निरुद्देश्य मल्ली ताल जाते हुए, पानी को उंगलियों से सवारते हुए डीडी को उसी फिल्म का एक और गीत याद आ जाता है जिसके एक गीत से तमाशाई ने उस पर फब्ती कसी थी। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, मालिक उठा ले, गुनगुनाता है उसका मन। और चूंकि रीडी बुद्धिजीवी है, उसे नायक के रूप में अपनी यह परिणति बहुत खलती है। कितनी खराब पटकथा लिखता है परमात्मा, परमात्मा कसम। मल्लीताल पहुंच ही गया है तो इधर उधर ही क्यों भटकता रहे। क्यों न मामी के यहां हो आए, जहां जाने का बहाना लगाकर वह बस स्टैंड पहुंचा था। उसकी इस हालत पर हमेशा गुमसुम रहने वाले मामा मामी अव्वल तो कोई टिप्पणी करेंगे नहीं, कर भी दें तो वह कह सकता है पांव फिसल गया था। यह कोई बहुत बड़ा झूठ ना होगा। पांव फिसलने की बात तो बल्कि सच ही है। झूठ इतना ही कि फिसलने का संदर्भ और स्थान सही नहीं बताया जा सकता। अधेड़ मामा मामी ने डीडी का दुर्घटना वृतांत चुपचाप सुन लिया, लेकिन उनके चेहरे पर बराबर अविश्वास की एक छाया बनी रही। इससे डीडी को सावधान होना चाहिए था, नहीं हुआ। बंबई का गुमनामी का आदी होकर डीडी भूल चुका था कि यह कुमाऊं है। यहां हर कोई हर किसी के बारे में पूरी जानकारी रखना अपना कर्तव्य समझता है। ये कौन हुए, ऐसी जिज्ञासा हर अजनबी के संबंध में करना यहां शिष्टाचार में शुमार है। जिज्ञासा समाधान कोई न कर सके तो शिष्टाचार का तकाजा यह है कि सीधा अजनबी से ही पूछ लीजिए।
माफ करिएगा साहब। साहब मतलब माफ करना साहब। माफ करिए साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हुए? कौन हुए का सपाट सा जवाब परिष्कृत नागर समाज तक में सर्वथा अपर्याप्त माना जाता है। यह बदतमीजी की हद है कि आप कह दें मैं डीडी हुआ। आपको कहना होगा, ना कहिएगा तो आपसे कहलवा लिया जाएगा। मैं डीडी हुआ दुर्गा दत्त तिवारी, बगड़ गांव का। मेरे पिताजी मथुरा दत्त तो बहुत पहले गुजर गए थे, उन्हें आप क्या जानते होंगे, बट परहैप्स यू माइट बी नोइंग बीडी तिवारी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वह मेरे एक अंकल ठहरे। और सीएस तिवारी, जो अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस रिटायर हुए, वे मेरे दूसरे अंकल ठहरे। उम्मीद करनी होगी कि इतने भर से जिज्ञासु समझ जाएगा। ना समझा तो आपको ननिहाल से वंशावली बतानी होगी। खैर, जब भी जिज्ञासु समझेगा तब प्रसन्नता ही व्यक्त करेगा। क्यों नहीं, सीएस और मैं तो हॉल एंड हॉल में रूममेट थे। नाउ आई कैन प्लेस यू। तुम्हारी एक कजन आधार के केशव चंद्र से ब्याही है ना, वह मेरी बुआ का लड़का हुआ। पारिवारिक संदर्भ के बाद आपको अपना अप टू डेट बायोडेटा प्रस्तुत करना होगा। डीडी यह भी भूल गया था कि किस्सा गोई की कुमाऊं में यशस्वी परंपरा है। ठंड और अभाव में पलते लोगों का नीरस श्रम साध्य जीवन किस्सों के सहारे ही कटता आया है। काथ, क्वीड, सॉल, कठौल, जाने कितने शब्द हैं उनके पास अलग अलग तरह की किस्सा गोई के लिए। यही नहीं, उन्हें किस्सा सुनाने वाले को ऐसा जो थोड़ी या ऐसा जो क्या कहकर टोकने की और फिर किस्सा अपने ढंग से सुनाने की साहित्यिक जिद भी है। तो डीडी अनुमान नहीं कर सकता था कि जिन मामा मामी को वह एक निहायत नीरस सा झूठ सुना रहा था, उन तक एक निहायत सनसनीखेज झूठ पहुंच चुका था पहले ही। और वही झूठ बदहवास चीना माल चढ़ता हुआ अब भिसोड़ी रानी की कोठी में पहुंचना चाहता था। इसके अनुसार डांड में बरेली से आए एक फौजी अफसर विशेष ने बंबई से आए एक आशिक मिजाज बदचलन नवयुवक विशेष की जमकर पिटाई की, क्योंकि वह अफसर की बहन को बस से खींचकर नीचे उतारना चाहता था। इस किस्से में अफसर और नवयुवक के बीच का समस्त व्यापार और संवाद ऐसा था कि खिन्न चित्त से यह स्वीकार करना पड़ता है कि लोग बाग परमात्मा से भी गए गुजरे पटकथा लेखक हैं। पर क्या किया जाए, उनकी चल रही है, चला रहे हैं। डीडी को सारी बातें तब मालूम हुई जब बब्बन उसे खोजता हुआ पहुंचा। वह बहुत गंभीर मुद्रा में था। वह उसे साथ ले गया बाहर। उसने एक रहमदिल पर पाबंद कानून थानेदार की तरह उससे तफ्तीश की। डीडी ने अपने बचपन के दोस्त से सच कहा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। सुनकर बब्बन ने चैन की सांस ली। परमात्मा की स्क्रिप्ट का पर्याप्त सनसनीखेज ना होना बॉक्स ऑफिस की दृष्टि से भले ही अहितकर हो, खानदान की इज्जत की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल था। तो बब्बन ने उस हॉकी स्टिक पर पकड़ ढीली कर दी जिसे अब तक वह मजबूती से थामे था। उसने नायक की पीठ पर बड़े प्यार से एक धौल जमाया और कहा, अबे ओए देवदास के बीच शहर में लुटिया डुबोदीनी खानदान की यार, लोग उड़ा रहे हैं कि तूने वही डांट पर इंग्लिश फिल्म वाली दे खीस चालू कर दी और फिर जब तेरी मासूका तुझसे छीन ली गई तो तूने ताल में छलांग लगा दी और धनराम बोटमैन ने तुझे बचाया। बब्बन ने उसे पूरी खबर सुनाई और फिर इस प्रोपेगेंडा से निपटने की रणनीति समझाई। मल्ली ताल से ही रणनीति का परिपालन आरंभ हो गया। जिस दुकान में चश्मा ठीक करने के लिए दिया गया, उसके बाहर खड़े होकर बब्बन ने हॉकी स्टिक बार बार भांजते हुए जोर जोर से किन्हीं अज्ञात अनाम लोगों के बहनोई का पद संभाला। उसने जानना चाहा कि ये साले बब्बन के भाई डीडी और बब्बन की बहन बेबी के बारे में सारे शहर में जो कहते डोल रहे हैं, वह सब बब्बन के सामने आकर क्यों नहीं कहते। भाई, इन्हें जाकर कोई बताओ बब्बन क्या चीज है। लगता है इनकी याददाश्त खराब है। परार के साल हॉकी फाइनल के बाद बब्बन ने बरेली वाले लोफर लौंडों की जो धुनाई की थी फ्लैट्स में, भूल गए।
पीलीभीत वाले शौकत का चौखटा किसने बिगाड़ा था, याद नहीं? जीजीआईसी की लड़कियों को अभी पिछले महीने चीना पीक में मुरादाबादी मजनुओं से किसने बचाया था, भूल गए? जो बब्बन अपनी माताओं बहनों की इज्जत का रखवाला रहा है, उसकी बहन के बारे में जो लोग अंट शंट बक रहे हैं, क्या उन्हें यह गलतफहमी हो गई है कि बब्बन ने चूड़ियां पहन ली हैं? अब लाशें बिछ जाएंगी बाबू, घरों में मातम मच जाएगा। देखी नहीं है बब्बन की स्टिक और उसका ये रामपुरिया चाकू? हुआ क्या? मजमे में शुमार लड़कों ने पूछा। बब्बन को घोर आपत्ति हुई कि कतिपय अज्ञात अनाम साले पीठ पीछे बदनाम करते हैं और बब्बन के सामने ऐसे बनते हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। बब्बन ने उस नैनीताल के भविष्य के बारे में घोर चिंता व्यक्त की, जिसका हर नौजवान जनखा हो चला है। बब्बन ने नगर की शौर्य परंपरा के हित में सभी से अनुरोध किया कि मर्दों वाली बात करो डियर, जो पीठ पीछे कहते हो यहां कहो। बब्बन ने विश्वास दिलाया कि कहने वाले का जबड़ा तोड़ देने का काम तसल्ली बख्श ढंग से किया जाएगा। बब्बन ने सूचना दी कि इस कार्य विशेष के लिए उसकी स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बब्बन के छोटे भाई डीडी का, जो बॉक्सिंग चैंपियन है और बंबई में बराबर अशोक कुमार के साथ प्रैक्टिस करता आया है, एक घूंसा ही काफी होगा। बब्बन ने अतिरिक्त सूचना दी कि डीडी के पास पिस्तौल है और वह खून का प्यासा हो चला है। बब्बन अपने शहर का मामला समझकर उसे रोके हुए है। इस मोड़ पर डीडी को रणनीति के अनुसार युद्धनाद करना था, लेकिन उससे सधा नहीं। कुछ अस्पष्ट सी अर्थहीन ध्वनियां उसके कंठ से अलबत्ता फूटी। खैर, बब्बन ने नगर की नामर्दी पर शर्म से सिर झुका लिया और डीडी से चलने का अनुरोध करते हुए यह आशंका व्यक्त की कि शायद नैनीताल नगरी में अब सभी नवयुवक ऐसे बसते हैं जो एक लखनवी शौक के शिकार हैं। इस पर कुछ लड़कों ने बौजू यानी बाप और कुछ ने परमात्मा की कसम खाकर कहा कि हम तो अभी अभी सीधे घर से आ रहे हैं और हमने कुछ नहीं सुना, हमें कुछ नहीं मालूम। बब्बन उस्ताद, माजरा क्या है? बब्बन ने उन चेलों पर लानत भेजी जो उस नाजुक घड़ी में, जिसमें उस्ताद के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही थी, मजे से लिहाफ में दुबके 62 तक की गिनती गिन रहे थे। कुछ लड़कों ने कहा कि हमने उड़ती उड़ती से कुछ सुनी थी उस्ताद, उड़ाने वालों को डांट दिया था। पूरी तफ्तीश के लिए दोपहर तल्ली ताल जाने का इरादा रखते थे। यह काम वहीं के बाजार वाले लौंडों का रहा होगा। बब्बन ने उन चेलों पर लानत भेजी जो सुनकर भी दौड़े दौड़े उस्ताद के पास नहीं पहुंचे, या जिन्होंने फौरन तल्ली ताल जाकर बाजार वाले लौंडों को नहीं ललकारा। अब बब्बन ने उपस्थित जन समुदाय का ध्यान इस अप्रिय प्रसंग के कुछ नितांत शोचनीय तथ्यों की ओर दिलाया। पहला यह कि बब्बन के खानदान के एक नहीं 2 सदस्यों को बदनाम किया गया है। दूसरा यह कि उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में बदनाम किया गया है। बब्बन ने जानना चाहा कि जिन लोगों ने अफवाह उड़ाई है, क्या उनके घरों में यह सब चलने लगा है? बब्बन ने उन लोगों की बुद्धि पर तरस खाया जिन्होंने यह अफवाह एक ऐसे नवयुवक के संदर्भ में उड़ाई है जो राइटर है राइटर, डायरेक्टर है डायरेक्टर, जो एक फिल्म में वैजंती माला के साथ रहा, एक में नलिनी जयवंत के, जो टॉप हीरोइनों के साथ उठता बैठता है। उसके लिए क्या कजनबाजी ही बच रही है? इस पर सभी उपस्थित नवयुवकों ने, जो बब्बन के चेले चांटे थे और सुबह से उस्ताद के इस आदेश की प्रतीक्षा में थे कि बंबई से जो है लोफर आया है उसकी खाल उधेड़ दो, अब उन लोगों की खाल उधेड़ने का वचन दिया जिन्होंने बंबई से आए बब्बन के शरीफ छोटे भाई को बदनाम किया है, और सो भी बब्बन की ही बहन के संदर्भ में, और सो भी एक मामूली सी घटना के प्रसंग में। मामूली घटना थी, डीडी बेबी के भाई साहब को बेबी की नोटबुक लौटाते हुए फिसलकर गिर गया। भर्त्सना के पात्र थे वे सब जिन्होंने गिरे हुए डीडी को उठाने की बजाय फब्तियां कसी, किस्से गढ़े और फैलाए। बब्बन और डीडी एक जलूस में मल्ली ताल से तल्ली ताल की ओर बढ़े। जलूस बीच बीच में रुका। बब्बन का प्रवचन हुआ। अधिकाधिक नवयुवक जलूस में शामिल होते गए।
इन सबको तल्ली ताल में किन्हीं बदमाशों से बदला लेना है जो इधर बहुत बौली रहे हैं, मतलब बावले हो रहे हैं, बहुत अवतीरे रहे हैं, मतलब अवतारवत हो रहे हैं। जलूस अपने पीछे यह कानाफूसी छोड़ गया है कि आज बब्बन बौली रहा है, अवतीरी रहा है। आज तल्ली ताल वालों की शामत आ गई है। जलूस तल्ली ताल पहुंचा और वहां भी वही बातें दोहराई गईं। तल्ली ताल के लड़के भी उन अज्ञात अनाम कमीनों की औलाद को मारने के लिए उद्यत हो चले। अंत में यह तय पाया गया कि चीना खान लाइंस के जो दो चार लौंडे दिखाई दिए थे सुबह, उनमें से ही किसी का यह काम रहा होगा। इन लौंडों को पेश किया गया। इनमें से एक को, जो अधिक भड़कीले कपड़े पहने था और जिसे कंघी से बाल संवारते रहने की कुटेव थी, आगे आने को कहा गया। एक झापड़ से उसका अभिनंदन किया गया और फिर उससे कहा गया कि बब्बन दाजू से माफी मांगे। लड़का कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, लेकिन तल्ली ताल के दादा और अपने गुरु शिब्बन के इस तर्क के आगे उसे झुकना ही पड़ा कि जब बब्बन बड़े भाई के समान है, तब उसके पांव छूने में नखरा कैसा। डीडी के लिए ये तमाम प्रसंग नितांत अरुचिकर हैं। उसे बराबर डर लगता रहा कि कहीं सचमुच मारपीट न शुरू हो जाए। वह इस जलूसबाजी में बब्बन के साथ रहा है तो इसीलिए कि यह बब्बन की रणनीति का आग्रह है। कहीं बब्बन का मूड उखड़ गया तो यही लड़के मिलकर डीडी को पीट सकते हैं। इस बात का डीडी को बराबर एहसास रहा है। सत्यनारायण कथा के बाद बबली दी की अध्यक्षता में डीडी बेबी कथा चल रही है। डीडी मौजूद है, बगैर किसी दिलचस्पी के सुन रहा है। नहीं हो, डीडी तो गऊ ठहरा, गऊ। याद नहीं बीए पास करके जब ये आया था हमारे यहाँ, बोल तक नहीं फूटने वाला हुआ उसके मुंह से। एक किताब ली दिनमान। दिनमान यानी सारा दिन। एक किताब ली दिनमान, उसी में मुंह घुसाए बैठ रहने वाला हुआ। बबली दी विषय प्रवेश करती हैं। मौनी मामा कहते थे हम। मुनिया कहती है। तू ज्यादा मत बोल चेली, बड़ों की बात हो रही। बबली दी कहती है गऊ ठहरा गऊ, इसलिए बहुत ताजुब हो रहा। किस हाल कैसे हो गया? अपना बांसुरी वादन रोककर बब्बन पूछता है। तू भी चुप रहो। रॉ मतलब रह। तू भी चुप रहो बब्बनो, हर वक्त ठी 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 भली नहीं लगती। इस ठी ठी में तो हो गया इतना फजीता। नहीं डीडी, कुछ हमको भी समझाएगा भाऊ, तुझे क्या हो गया? इश्क, बब्बन कहता है और फिर बंसी बजाने लगता है। इश्क विश्क तो हम जानते नहीं भाई। बबली दी कहती है। कैसे जानोगे, तुम्हारे लिए ढाई आकर प्रेत बराबर ठहरा। बब्बन फिर बंसी बजाता है। ठहर ठहर बब्बनो। सुंदर सुघर बबली दी अपनी अब किंचित स्थूल हो चली काया को संभालते हुए उठती हैं और बब्बन की बंसी छीनकर उसी से बब्बन को बरजती हैं। फिर बंसी को हाथ में बेंत व धारण किए हुए वह कहती हैं। अब यह हंसी मजाक की बात तो रह नहीं गई भाई। बब्बन जो अब तक लेटा हुआ था उठकर बैठ जाता है और कहता है। अरे हंसे नहीं तो क्या करी। डीडीटी बंबई में इमली के पत्ते पर डंड फैलने का धंधा करता है। भाईजान का अभी अपना तो रहने खाने का ठिकाना है नहीं वहां, और ख्वाब देख रहे हैं शास्त्री जी की इकलौती बेटी को ब्याह कर गिरस्ती बसाने का। अरे जिस बेबी के चार चार भाई हैं और चारों बड़े ओहदे पर हैं, उसे इससे कौन ब्याहेगा? पहाड़ से नीचे धक्का जो नहीं दे देंगे। खैर, ऐसा तो तुम मत कह रहे। बबली दी उवाच। कोई गया गुजरा जो थोड़ी ठहरा हमारे डीडी। अच्छा कमाद हमारा, मानने बरतने वाला भी खूब ठहरा। कितनी दूर से आ गया सुधा के ब्याह में। ऐसा नजदीकी जो क्या ठहरी हमसे इसकी रिश्तेदारी। स्नेह का संबंध हुआ। कैसी सुंदर साड़ी दी इसने सुधा को। तुम्हारे उस कर्नल की लाई साड़ी से तो लाख गुनी भली। सच्ची? क्या लाया होगा कार्तिक दा, वो साड़ी कलाप? कलाप मतलब जाने कैसी अजीब सी। सच्ची क्या लाया होगा कार्तिक दा, वो साड़ी कलाप? गुड़िया अचरज करती है
वह समझती है कि अब अपेक्षाकृत संपन्न रिश्तेदारों की कौंठी मतलब कंजूसी उजागर करने का खेल शुरू होने वाला है। तू चुप रहो, बबली दी कहती है। साड़ी की बात नहीं हो रही, डीडी की बात हो रही। मैं कहती हूँ, क्या कमी हो रही डीडी में? बगड़गांव का तिवाड़ी हुआ, संबंध इससे सभी ठहरे, देखण चाण ठहराई, लंब चौड़। चाण मतलब जिसे देखना चाहो। देखण चाण ठहराई, लंब चौड़। चौड़ तो खैर कुछ नहीं है, गुड़िया आपत्ति करती है। सीख सा तो है। हो जाएगा बेड़ी, चौड़ भी हो जाएगा। बबली दी कहती है। अपने मामाओं पर गया है ये? कैसे हैं वे लंब तड़ंग? अब जरा कमाने धमाने अपना कर सकने वाला हुआ है, भर जाएगा, सीरी आ जाएगी इसके मुख पर। ब्याह के दिन देखना कैसे दिखेगा, पीतांबर कुर्ता और टांका पहनकर। टांका मतलब साफा। साक्षात विष्णु स्वरूप। गुड़िया मुंह मटकाती है। और क्या? बबली दी कहती है। तो भाई, मुझे तो डीडी में कोई कमी जैसी नजर आ नहीं रही। हमारा जैसा जमाना होता, गोदी कैंजा आंख मूंद कर अपनी बेबी इस डीडी से ब्याह देती। तुम्हारा जैसा जमाना है कहाँ? बब्बन पूछता है। वही तो, बबली दी कहती है। इसीलिए डीडी भाव सब तरह से सोचना हुआ। उन्हें भी सोचना हुआ, हमें भी। उन्हें सोचना हुआ कि अपनी ऐसी सिर चढ़ी लड़की को, जो काम के नाम पर सींग तोड़कर दो नहीं कर सकती, कैसे ऐसे घर में ब्याह दें जिसमें नौकर चाकरों की कमी हो। हमें सोचना हुआ ऐसी लड़की हम अपने घर लाएं क्यों, जिसे किसी काम का सीप नहीं। चार आदमियों के बीच कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, इसकी जिसे अकल नहीं। मुझसे जो पूछते हो तो डीडी में कोई कमी नहीं, बेबी में फिर भी कमियां ठहरी। ऐसा तू मत कह मम्मी, हमारी बेबी केंजल लाखों में एक है। मुनिया आपत्ति करती है। अरे तू क्या कर रही तरफदारी, मेरी तो वो बहनी ठहरी, मैं नहीं जानूंगी उसके गुण। मैंने तो एक बात कही डीडी के ब्याह के बारे में, डीडी के लिए मुझे वह पसंद नहीं। हाँ, अभी जो तुम दया की बात करते हो, मैं डीडी का उससे ब्याह करने को फौरन राजी। आह, कितनी भली चेली है वह। सच रे डीडी भाऊ, तू दया से ब्याह क्यों नहीं कर लेता? तू हाँ करता है, मैं अभी जाकर गोदी कैंजा को मना लेती। उपकार हो जाएगा बेचारी दया का, तेरा भी। कुशल इतनी, तू 200 देगा, 200 में चला देगी गिरस्ती। 2000 लाकर रखेगा हाथ में, 2000 जैसी बना देगी गिरस्ती। 2 लाख रखेगा तो मम्मी? मुनिया पूछती है। सिनेमा वालों को तो जब मिलने लगते लाखन मिलते। 2 लाख रखेगा तो 2 लाख जैसा भी कर देगी, 100 में मुश्किल होने वाला ठहरा। 1000 लाख में तो सब अपने आप हो जाने वाला हुआ, आ जाने वाला हुआ। 2 लाख हाथ में रखने वाला हो जाएगा, तब तो डीडी मामा का ब्याह बेबी केंजा से हो सकेगा ना मम्मी। तू बकूभान जैसी बोलती मत रह मुनिया, बबली दी कहती है। फिर डीडी क्या कहता है भाव, बात चलाऊं दया की? क्यों, मन जैसी नहीं आ रही क्या? डीडी दाजू को तो गन जैसी आ रही। गन जैसे आना मतलब अरुचि होना। इतनी देर से तू कड़कड़ लगा रही, यह अपना छेद भेद ही नहीं दे रहा। नायक अब बाध्य है कि कुछ कहे। मेरा भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, सुना, गुड़िया कहती है। जब तक बेबी की बात हो रही ठहरी, ये चुपचाप सुन रहा ठहरा। दया की बात की तो मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है बल। तो फिर क्या करता है? बबली दी पूछती है। बेबी से ही करता है, उसी से लाग रही लो। कह दूंगी गोदी केंजा से, उन्हें मनाना वैसे मुश्किल ही ठहरा भाऊ। डीडी बाध्य है कि कहे। मैंने कहा ना, मेरा शादी का भी कोई इरादा नहीं है। ठीक ही ठहरा, बबली दी उपसंहार करती है। बच्चा ही हुआ अभी, बब्बन से 2 साल छोटा ठहरा। बब्बन की शादी की कोई बात नहीं, शादी जो अभी नहीं करनी है भाऊ, तो वह सब भी झन कर।
क्या कहते हो तुम लोग? इश्क मम्मी? मुनिया पूछती है। बबली दी अचरज वाली मुख मुद्रा बनाकर अपनी बिटिया को देखती हैं, चपतियाती हैं। तेरे ख्वारन दाम इश्क। मतलब तेरा खोपड़ा दाग दे इश्क। बहुत ही प्यार भरी झड़की। तेरे ख्वारन दाम इश्क। नहीं होने वाला आ गया काल, कैसे ना आए। वैसे ही सिनेमा आग लगा रहा है। कमी हो रही कहने को, अपने ही लोग घर में भी दिखा रहे हैं सिनेमा जैसा। मैं तो भाई समदर्शी ठहरी। बेबी से भी कहूंगी, डीडी से भी कहती हूँ। जब ब्याह की कोई बात ही नहीं, तब यह इश्क मुश्क बंद करो जो जरूरी हो रहा होगा। डीडी उठ खड़ा होता है और बब्बन से पूछता है, चल रहा है? बब्बन भी पारिवारिक सभा से अब भर पाया है, लेकिन सैंडल पांव में डालते हुए वह जानना चाहता है। कहाँ? बबली दी कहती हैं। सिगरेट की तलब लग रही होगी, यही पी ले हो। सुंदर बातचीत हो रही। तू अभी रहेगा 2-4 दिन? लखनऊ आएगा हमारे यहाँ? बैठो, तुझसे तो मेरी बात ही नहीं हो रही। डीडी नहीं बैठता। अबे चलना कहाँ है? बब्बन पूछता है। कहीं भी। ऐसे ही चलूंगी, तैयार हूं। ऐसे ही। बब्बन उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है मेरे दिल, कहीं और चल। इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। डीडी जाते जाते एक दृष्टि अपने कक्का के इस परिवार पर डालता है। उसे लगता है कि आइंदा मैं जो कुछ करने वाला हूं बेबी के प्रसंग में, वह कुमाऊनी पारिवारिक जीवन से इस अंतिम नाते को भी काट सकता है। यह सोचकर वह उदास होता है। यूं उदास हो जाने के लिए डीडी द मूडी के पास कारणों की कोई कमी नहीं, जो एक और कारण पैदा हो जाने से अतिरिक्त उदास हो। चुंगी से जरा नीचे फ्लैट्स की ओर उतरने वाले रास्ते से थोड़ा हटकर पेड़ों के बीच समतल भूमि का एक टुकड़ा सा है। शायद यहां कभी बहुत पहले कोई कुटिया रही हो। यही घास पर बैठ जाते हैं बब्बन और डीडी पेड़ों की ओट में। बब्बन अत्तर यानी चरस वाली सिगरेट बनाता है। खाएगा? और पूछता है, यानी पिएगा? डीडी सिर हिलाकर स्वीकृति देता है। स्पेशल ऑर्डिनरी है? बब्बन जानना चाहता है कि डीडी अत्तर वाली पिएगा कि नहीं। डीडी स्पेशल मांगता है। सिगरेट सुलगाकर बब्बन कहता है, लगे दम मिटे गम। गम लेकिन बढ़ता है। अत्तर डीडी को यूं भी पसंद नहीं। ऐसी अजीब गंध आती है और कैसा सूख सा जाता है गला नाक। कभी हिलविल लेता है कि नहीं है? बब्बन पूछता है। हिलमिल? हिलविल बे हिलविल किसी फंटी के साथ है? छी नहीं। कोई चक्कर ही नहीं चलाया वहां बंबई में? नहीं। तो वही अपना हाथ जगन्नाथ। बब्बन ठहाका मारता है। डीडी को सहसा अपने मुंह का स्वाद बिगड़ता हुआ मालूम होता है। कहता है, अत्तर में मजा नहीं है। दारू वाला हुआ क्या आप है? बंबई में खूब खुलती होगी हुचकी की बोतल। बंबई में नशाबंदी है, विस्की बहुत महंगी होती है। मुझे पीने का शौक नहीं, हो तो भी कर नहीं सकता। गरीब जो ठहरा बल। बब्बन सूटे लगाए जा रहा है। अबे ओए डीडीटी, तुझे हो क्या रहा है जो यूं उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है? कुछ नहीं, डीडी कहता है। कुछ भी तो नहीं। डीडी बब्बन को पीठ देकर नीचे ताल की ओर दृष्टि जमा देता है। बब्बन कोहनी के सहारे लेटा चरसदार सिगरेट पर सूटे लगाता जाता है। सिगरेट खत्म करके बब्बन दोनों हथेलियां जोड़कर तकिया बनाता है और लेटे लेटे आसमान की ओर देखते हुए कहता है, वो तो बबली दी ने कहा कि पहले उससे पूछ लेना, वरना आज तो मैं तेरी ठुकाई करने के इरादे से निकला था। मुझे पता है, डीडी कहता है। क्यों कर रहा है तू ये सब है? मुझे खुद पता नहीं। तू जानता है बेबी का परिवार ऊंची हैसियत वाला है। तू जानता है कि हम उन लोगों को नाराज नहीं कर सकते। उनके हम पर कितने ही एहसान है। इस समय भी वो मेरे लिए लखनऊ में नौकरी की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं। फिर तू ऐसा काम
क्यों करना चाहता है जिससे उनके हमारे संबंध बिगड़ जाएं? मैं नहीं जानता। बब्बन आता है, उसके पास आकर बैठता है और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाकर कहता है, पता है मगर नहीं पता है, जानता हूं मगर नहीं जानता। इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। कसब। कसब मतलब क्या जाने, बहुत ही दार्शनिक किस्म का, अथवा तुम स्वयं बूझो ऐसी चुनौती से भरा, क्या जाने। कसब। डीडी अपना चेहरा फिर फेरने की कोशिश करते हुए कहता है कुमाऊनी में, 3 दिन की मुलाकात में ही मजनू हो जाते हैं लोग। कसब। उस बेबी में ऐसे रखा क्या है? कसब। जब 2.5 साल बंबई में तू बकायदा ब्रह्मचारी रह सका, पढ़ाई स्त्रियों को माँ बहन मानता आ सका, तब साले यहाँ 2.5 दिन में एक ऐसी लड़की पर कैसे चालू हो गया जिसे पारिवारिक आग्रह से तुझे बहन ही मानना चाहिए था? कसब। देख डियर, इस बार जवाब में कसब तो कहना मत, समझा? ये बता इस चक्कर को तू छोड़ने वाला है कि नहीं? कसब। बब्बन डीडी का जबड़ा छोड़ देता है और फिर चित लेट जाता है। डीडी मुक्त जबड़े को सहलाता है और चेहरे का कोण ठीक करके फिर ताल को देखने लगता है। प्यार के कैमरे के 2 ही फोकस हैं, प्रिय का चेहरा, और वह ना हो तो ऐसा कुछ जो अनंत दूरी पर स्थित हो। बब्बन गुनगुनाने लगा है, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। उसकी आंखें छलछला आई हैं, उसका चेहरा फक पड़ने लगता है। ए डीडी, बब्बन गाना बंद करके पूछता है, क्या हुआ बे? इस बार डीडी जवाब में कसब भी नहीं कहता। किस सोच में पड़ गया तू? बब्बन जानना चाहता है। मैं मरने से पहले यार एक बार, सिर्फ एक बार बरेली जाकर उसे देख भर लेना चाहता हूं। डीडी रोते हुए कहता है। बब्बन उठ बैठता है, डीडी को हिलाता है। मर कौन रहा है बे? मैं मर रहा हूं, डीडी कहता है। गाड़ीवान भाई जरा जल्दी चलो, बहुत देर हो जाएगी। साले, बब्बन हंसता है। देवदास के बच्चे, हमसे ही थिएटर कर रहा है। गाड़ीवान भाई, डीडी सुबक सुबक कर कहता है, जरा जल्दी करो, मैं मर रहा हूं। बब्बन उसे गौर से देखता है, कहता है, खुश हो गया नशा बाबू। वो डीडी को खींचता हुआ चुंगी वाली दुकान की ओर ले जाता है। डीडी कहता जाता है, गाड़ीवान इससे तेज नहीं चल सकते, सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी भाई। बब्बन हंसता रहता है, उसे भी चढ़ी है, लेकिन तरावट के साथ। कहता है, निशा खातिर रखें सरकार, हम मासुका के दरवाजे पर पहुंचकर ही मरेंगे। दुकान पर बब्बन कहता है, गुरु ठेकी में दही हो तो बंबई के इन दारू वाला साहब को पिलाओ। नेपाल वाली स्पेशल सिगरेट खा तो ये गए, पचा नहीं पाए। दुकान के पिछवाड़े बोरों के आलू और मिट्टी के कोयलों की गंध से भरे बेंच और हिलती मेज वाले रेस्टोरेंट में डीडी को दही की लस्सी पिलाई जा रही है कि नशा तर हो। लेकिन डीडी को लस्सी नहीं, गंगाजल और तुलसी दल चाहिए। वह यह भी जानना चाहता है कि गाड़ी रोक क्यों दी गई भाई। डीडी चाहता है कि उसे लिटा दिया जाए। डीडी खुद ही अपने को लिटा देता है। इस क्रम में लस्सी उसके कपड़ों पर गिर जाती है और कांच का गिलास फर्श पर चकनाचूर हो जाता है। इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। बब्बन दुकानदार की ओर देखकर मुस्कुराता है। वो तो दिख ही रहा है। आदतन अपनी टोपी आगे पीछे करता है दुकानदार। अरे ओ लौंडे, जरा बाप साहब के दिल के टुकड़े झाड़ दे, कहीं किसी के चुभ रहेंगे तो फजीता होगा। तो मित्रों, ये था कसब का 5वां अध्याय। अभी हम पृष्ठ संख्या 67 तक आ पहुंचे हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद।